हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुनील एक धमाकेदार टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूं दोस्तों, आपके बीच आया हूं। सॉरी, आज पढ़ेंगे अपन सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। थोड़ा वीडियो क्या कि कंटिन्यू नहीं बन पा रही क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है दोस्तों, तो थोड़ा समाज में जाना पड़ता है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। लेकिन जितना हो सकता है टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। रात के 1 बज रहे हैं फिर भी आपके लिए वीडियो कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। और एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों में कि जो मेरे ग्रुप से लेफ्ट हो रहे हैं या जो ऐड हो रहे हैं ना, उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो आदमी या जो भी पर्सन मेरे ग्रुप में ऐड हो रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो मुझे उसका होने का एहसास दिला रहा है, मेरा साथ दे रहा है दोस्तों। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत 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 उनके लिए बहुत विशेष है मेरी दोस्तों कि जो भी मेरे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, जो अपने अपनी फैमिली से जुड़ रहे हैं दोस्तों, उनको एक से एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा। नॉर्सेट एम्स का 2023 दिसंबर वाला जो पेपर होगा वो आपको डेफिनेटली क्लियर कराऊंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी दोस्तों। ठीक है, और जो लेफ्ट हो रहे हैं ना ग्रुप से, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि जो मेरे करीबी मित्र हैं या फिर जो मेरे नॉन है या मुझे जो भी अननोन है वो ग्रुप से लेफ्ट हो रहे हैं। पहली बात तो है कि वो गलत ग्रुप में ऐड हो गए थे, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट होते तो वो पढ़ते आराम से, ग्रुप में ऐड होते, फ्री का एजुकेशन मिल रहा है, आराम से अच्छा एजुकेशन, हाई लेवल एजुकेशन मिल रहा है उनको, तो कभी छोड़ के नहीं जाते। ठीक है ना। और दूसरी बात है कि वो मेरे से जो दूर जा रहे हैं ना, लेफ्ट हो रहे हैं या मुझसे जो अपनी एजुकेशन से दूर जा रहे हैं वो, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मुझे एहसास दिला रहे हैं कि कौन किस लायक है और कौन किस लायक था या कौन किस लायक बनेगा। ठीक है ना। तो वो उनकी ही गलत फहमी है कि वो मेरे चैनल से या मेरे पढ़ाने के तरीके से या मैं जो पढ़ाता हूँ उससे दूर जा रहे हैं, वो तो उनकी गलत फहमी है कि मैं उससे टूटूंगा, नहीं टूटूंगा दोस्तों। क्योंकि ध्यान रखना कि आज जो भी पर्सन मेरे ग्रुप को लेफ्ट हो रहे हैं या मुझे टाइम देने से मना कर रहे हैं ना, वादा करता हूँ एक ऐसा टाइम लाऊंगा कि उनको मेरे से टाइम देने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये डायलॉग नहीं है दोस्तों, दिल से निकली हुई बातें हैं, क्योंकि जिनके ऊपर विश्वास होता है ना दोस्तों, जो पर्सन या जो भी XYZ नाम नहीं लूंगा किसी का मैं, जिनके ऊपर विश्वास होता है ना, और वो अगर अपने साथ ऐसा करे तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो ये दिल से निकली बातें होती है, चलिए छोड़ो उनको, छोड़ो, अपन तो शुरू करते हैं अपनी स्टडी के बारे में। ठीक है ना। उससे पहले 2 लाइनें माता पिता के लिए, कि यही बोलना चाहूंगा माता पिता के लिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत, धन दौलत क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी धन दौलत क्या है, तो मेरा तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि माँ की ममता, पिता का साया। क्या माँ की ममता, पिता का साया ही दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है? तो दोस्तों कभी उनकी माँ की ममता और पिता के साये को कभी अपने से दूर ना होने दे, हमेशा उनके साथ रहे और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आगे चलते शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की। आज टॉपिक जो होगा वो होगा डिफेंस मैकेनिज्म। बताया था मैंने सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, तो फिर होगा डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म 2 तरह का होता है। एक तो होता है बॉडी जब रेस्पॉन्स करती है तब डिफेंस करती है बॉडी, तो उसको सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और एक होता है साइकेटिक डिफेंस मैकेनिज्म, तो अपन साइकेटिक पढ़ते हैं सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, रेशनलाइजेशन। ठीक है ना। साइकेटिक बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा दोस्तों, गारंटी है। साइकेट्री के अंदर आप कोई भी टर्मिनोलॉजी भूल जाओ तो मुझे लिख के दे देना, अगर आप दिल से पढ़ाई करी होगी तो एक भी टर्मिनोलॉजी भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की डिफेंस मैकेनिज्म की। डिफेंस मैकेनिज्म से पहले कुछ चीजें बताता हूं आपको, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। एक टर्म होती है इन्फेक्शन। क्या होती है? एक टर्म होती है इन्फेक्शन। मतलब जो आदमी, जिन आदमी के लिए मैंने लाइफ के अंदर बहुत किया है, ठीक है ना, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, वो आदमी जब छोड़ के जाता है ना, तो लाइफ के अंदर क्या एक धक्का सा लगता है। लेकिन अभी इस कंडीशन में, बेस्ट कंडीशन में जितना कॉन्फिडेंस मेरा है ना, तो मैं उनको साफ क्लियर कह दूं कि मेरा कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होने वाला है। चाहे आप छोड़ के जो अपने साथ चाहे 20 बंदे और ले दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा केवल उद्देश्य पढ़ाना है, पढ़ाऊंगा मैं, चाहे मेरे पास 400 हो, चाहे 200 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 है, 20 हो, मैं तो पढ़ाऊंगा। 20 में से 20 की नौकरी भी लगाऊंगा तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप चाहे कहीं भी जाके पढ़े, वो आपकी इच्छा है, आपको जहां अच्छा लगेगा वहां पढ़ेंगे। लेकिन जो मेरे खास मित्र हैं वो अगर ऐसा करेंगे थोड़ा धक्का लगता है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इससे डिसमोटिवेट नहीं होगा, मोटिवेशन ही मिलेगा। और ध्यान रखना, एक टाइम ऐसा आएगा जब, चलो छोड़ो यार, कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी को बुरा लगे, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन की अगर बात करें अपन, तो इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के अंदर, अगर बात करें तो अगर बात करें यहाँ पे इन्फेक्शन कब होता है बॉडी के अंदर, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन बॉडी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। डेट रिजल्ट स्वेलिंग, फीवर,
वीकनेस, मल्टी सिस्टम अफेक्ट एंड इटीसी। मतलब ऐसी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जब एंटर करेगा तो वहां पर सबसे ज्यादा फीवर करेगा, कहीं पर्टिकुलर स्वेलिंग करेगा, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को खराब करेगा, ठीक है ना, तो उसको अपन इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी के सिवा एक वर्ड होता है इन्फ्लेमेशन। क्या वर्ड होता है, नोट कर लीजिएगा, एक होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है, और मैं उन सभी भाई लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, भाई लोगों चाहे बहन लोग, जो भी मेरे सिस्टर लोग हैं बड़े, चाहे मुझे छोटे चाहे बड़े हो, जो मुझे सजेशन दे रहे हैं ना कि आपकी राइटिंग सुधारो, तो मैं वादा करता हूं कि दिल तोड़ मेहनत करूंगा अपनी राइटिंग सुधारने के लिए। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे बाद आप 100 फीट दूर से भी पढ़ोगा ना तो पढ़ने आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा साथ बना रखिए दोस्तों, और धन्यवाद उन सभी भाई लोगों का या बहनों लोगों का, बहनों का या भाइयों का, जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और मुझे सजेशन दे रहे हैं। आप सजेशन दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका सजेशन ही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। तो आप जो भी कहेंगे उसके लिए बिल्कुल, और वॉल्यूम के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, ऑडियो जो क्लियरिटी नहीं आ पा रही है वो मैं थोड़ा सेटलमेंट कर रहा हूं इसके लिए, क्योंकि अपने नई नई सेटअप पे शुरू किया अपन ने, तो प्लीज थोड़ा साथ दे। आने वाले टाइम में आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन लेवल प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें अपन, तो इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें तो लोकल एरिया स्वेलिंग, वार्मनेस, लेकिन स्वेलिंग और वार्मनेस है, पेन देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे कि चोट लग गई है तो वहां पे रेडनेस देखने को मिलेगी, रेडनेस भी कर लेना यहाँ पे, ठीक है, रेडनेस भी यहाँ पे देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलेगी, ब्लड सेल इफेक्ट वहां पे, तो वार्मनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। ये दो टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा साथ में आप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, एक टर्म होती है इनफिल्ट्रेशन। क्या होती है, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ये सब इम्यूनिटी से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स होता है इन्फिल्ट्रेशन के अंदर, कोई फिजिकली या केमिकली कोई एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं अपन तीसरे टॉपिक, तीसरे पॉइंट डालिएगा, यहां बात करते हैं अपन इनफिल्ट्रेशन। क्या बात करेंगे, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर इसकी बात करें इनफिल्ट्रेशन की, तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे आपने कहीं आईवी लगाया होगा, ठीक है, अपन इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं 25 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, आईवी कितने डिग्री एंगल पे लगता है, नोट कर लीजिएगा आप, आईवी इंजेक्शन होता है वो लगता है 25 डिग्री एंगल पे, ठीक है, लगाते हैं। अब मान लीजिए अपन ने लगाया है, वेन को पिंच किया, जैसे ये लगाया मैंने 25 डिग्री एंगल लगा, वेन को पिंच किया है, तो पिंच किया, अगर वेन से कोई फ्लूइड आउट ऑफ जा रहा है तो उसको अपन इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं ना, अपन आम भाषा में कि बोतल ड्रिप आउट हो गया, इंजेक्शन आउट हो गया, तो उसी को बोलते हैं अपन इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर बात करें अपन यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की, तो इसके क्या होता है, दिक्कत क्या होता है इसमें, एनी फ्लूइड, लिक्विड, ड्रग आउटफ्लो फ्रॉम एनी वेसल्स या आर्टरी, वेसल्स और आर्टरी, ठीक है। इसके साइन सिम्टम की बात करें, साइन सिम्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। जब भी इन्फिल्ट्रेशन के साइन सिम्टम की बात करते हैं इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, एक तो देखने को मिलेगी टेंडरनेस, क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। एक देखने को मिलेगा पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक देखने को मिलेगा वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को, जरूरी नहीं कि रेडनेस यहाँ पे अलाउ नहीं होती है, जरूरी नहीं कि हो, मे भी हो भी सकती है, नो भी हो सकती है, ठीक है। एक इसमें साइन होता है यहाँ पे कूलनेस, क्या देखने को मिलेगा, कूलनेस देखने को मिलेगी। जब भी कोई अपन दवाई लगाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पर जब भी आउट होती है तो वहां पे तो कूलनेस देखने को मिलती है, इसलिए अपन बर्फ का शिकार भी कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कूलनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। एक वर्ड होता है फ्लेबाइटिस, क्या वर्ड होता है, फ्लेबाइटिस। चौथी अगर बात करें अपन, यही लिख लेता हूं मैं आपको, फ्लेबाइटिस, ठीक है। फ्लेबाइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। क्या इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। यहां पे अगर बात करें तो सिम्टम जो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलता है स्वेलिंग, टेंडरनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा,
दबाने पर दर्द मतलब, ठीक है। पेन देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ देखने को मिलेगा वार्मनेस, क्या देखने को मिलेगा, तो ये सिम्टम डिफरेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कूलनेस देखने को मिलता है, यहाँ पे वार्मनेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। बता दें मेरा में इन्फिल्ट्रेशन होता है, फ्लेबाइटिस होता है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब कोई आउटफ्लो ऑफ द ड्रग होता है, ठीक है। हम बात करें अगर अपन आउटफ्लो ऑफ ड्रग होता है, और फ्लेबाइटिस की बात इन्फेक्शन ऑफ द वेन होता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं पर आज की टॉपिक की डिफेंस मैकेनिज्म। ये कुछ 4 टर्मिनोलॉजी थी जो मोस्टली एग्जाम पूछी जाती है, सोचा मैंने यही बता दूं आपको, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आगे बात करते हैं अपन सॉरी माफ करिएगा। अब आगे बात करते हैं अपन डिफेंस मैकेनिज्म की। क्या बात करेंगे अपन? डिफेंस मैकेनिज्म की। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन की बात करें अगर अपन, तो डेफिनेशन होती है कि एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी, एनी इंफेक्शन, एनी इन्फ्लेमेशन, इटीसी। कोई सा बॉडी के लिए कोई डिजीज पोर्शन अगर बॉडी में एकदम प्रोडक्ट हो रहा है या अपीयर हो रहा है, तो वहां पे बॉडी की सेल्स जो होती है एकदम डिफेंस करती है, ठीक है ना। उसी को अपन बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें डिफेंस मैकेनिज्म टाइप की, डिफेंस मैकेनिज्म टाइप जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। क्या होता है? 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला अगर बात करें तो पहला जो होता है वो होता है, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। एक तो ये होता है सेल्यूलर, सॉरी माफ करिएगा, सेल्यूलर उसको बोलते हैं। एक जो होता है एक जो होता है वो होता है सेल्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। डीएम शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायबिटीज मेलाइटिस मत लेना इसको, ठीक है ना। मैं डीएम शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूं दोस्तों, आप डायबिटीज मेलाइटिस मत लेना, ठीक है। और एक बोलते हैं इसको टी सेल मीडिएटेड। क्या बोलते हैं? टी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये इसके नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, टी सेल मीडिएटेड डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा जो होता है वो होता है ह्यूमरल। क्या होता है? ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है? ह्यूमरल डिफेंस। इसी को बोलते हैं अपन सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म। या इसी को बोलते हैं बीटा सेल, बीटा टी सेल और बी सेल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। या इसको बोलते हैं अपन सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। ये इसके नाम हो गए, ये आप नाम नोट कर लीजिएगा आप आराम से, ठीक है ना। फिर अपन आगे बात करते हैं डिफरेंट नेचर को लेके बात करेंगे अपन। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, टी सेल डिफेंस मैकेनिज्म। वही बात करते हैं ह्यूमरल की, तो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड लाइन और बी सेल डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन दोस्तों फर्स्ट के बारे में बात करते हैं अपन। अगर फर्स्ट का अगर पढ़े अपन, तो फर्स्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये जो होता है ना, यहाँ पे 2 चीजें काम करती है। पहली काम करती है, एक टाइम दीजिएगा, समय दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पे जो काम करती है, एक तो करती है टी सेल। क्या काम करती है? टी सेल। दूसरा काम करती है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी। क्या काम करती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें, डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें अगर दोस्तों अपन, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो फेगोसाइटिस का काम करती है। क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, या पिनोसाइटोसिस, साइटोसिस, ये ठीक है। ये यहाँ पे ये काम करती है। और टी सेल की अगर बात करें, तो टी सेल जो होती है उसका प्रोडक्शन की बात करें अगर, टी सेल के प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन कहां से होता है? प्रोडक्शन जो होता है टी सेल का, वो होता है बोन मैरो से। कहां से होता है? बोन मैरो से, ठीक है। और अगर मैच्योरेशन की बात करें कि मैच्योर कहां पे होती है, नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। मैच्योर की अगर बात करते वो होती है थाइमस ग्लैंड से। कहां से मैच्योर होती है? थाइमस ग्लैंड से, ठीक है। अगर बात करें सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म की, तो वहां पे अगर बात करें अपन, तो वहां पे जो होती है टी सेल और डब्ल्यूबीसी, 2 तरह की सेल्स काम करती है फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। फर्स्ट लाइन डिफेंस में डब्ल्यूबीसी अगर होती है, इन्फेक्शन का भाग बढ़ती है वो, और ज्यादा बढ़ जाती है वो फेगोसाइटिस से काम कर जाती है, खुद को ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। दूसरी बात करें अगर टी सेल्स की, तो टी सेल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो, सॉरी इसका जो प्रोडक्शन होता है वो तो बोन मैरो के अंदर, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर होता है। और वही बात करें अगर अपन, तो
वही बात करें अगर अपन तो यहाँ पे जो होती है मैच्योरेशन जो थायराइड सेल के अंदर वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें अपन कि टी सेल्स के टाइप कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अगर बात करें अपन टी सेल के टाइप की, नोट करते रहिएगा आप दोस्तों साथ में। ठीक है ना, टाइप ऑफ टी सेल, तो नोट हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप ऑफ टी सेल। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे होती है टी हेल्पर सेल। कौन सी होती है? टी हेल्पर सेल होती है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें, दूसरी होती है टी किलर सेल होती है। कौन सी होती है? टी किलर सेल होती है। और तीसरी जो होती है वो होती है साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक सेल होती है। तीसरी क्या होती है? साइटोटॉक्सिक सेल होती है। ठीक है, अगर टी हेल्पर सेल की बात की, तीन टाइप इसके अपने को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तीन टाइप जो देखने को मिलते हैं यहाँ पे टी सेल इसके, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल अपने को देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे टी हेल्पर सेल के अंदर दो चीजें पाई जाती है। एक तो होती है CD4 सेल। क्या होती है? CD4 सेल। और एक होती है CD8 सेल। दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है। आई थिंक वर्ल्ड के अंदर अनट्रीटेबल बीमारी है वो। ठीक है ना, वायरस को अपन बोल सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन CD4 और CD8 सेल के बारे में। क्या बात करते हैं अपन CD4 और CD8 सेल के बारे में। ठीक है, CD4 की सेल्स की बात करें तो नॉर्मल अगर बात करें अपन कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ CD4 सेल, तो इसका अमाउंट होता है 800 से लेके 1200 सेल पर क्यूबिक mm होता है। ठीक है, एक बीमारी होती है, बहुत प्रसिद्ध बीमारी होती है, नोट करिएगा आप, HIV। क्या होती है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV एड्स एक बीमारी होती है। ठीक है, अगर बात करें अपन HIV एड्स की तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो होता है 10 ईयर। क्या होता है? नॉर्मली 10 ईयर होता है, फ्यू ईयर से लेकर 10 ईयर तक होता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन स्लिम डिजीज। क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं इसको स्लिम डिजीज, इसका नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिम डिजीज भी इसी को अपन बोलते हैं, HIV को। ऐसे ही पूरा टॉपिक अलग से बताऊंगा सेपरेट में, थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे मैं आ गया टॉपिक तो। ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्रो डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट्रो डिजीज। इसलिए अभी बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं तो HIV जो पेशेंट होते हैं उनको कभी HIV एड्स का पेशेंट नहीं कहते हैं, उनको बोलता है दिस इज द रिट्रो केस, दिस इज द रिट्रो पेशेंट या रिट्रो केस बोलते हैं। ठीक है, तो HIV का अदर नाम होता है रिट्रो डिजीज होता है, स्लिम डिजीज इसलिए बोलते हैं। यहाँ पे सीवियर वेट लॉस होता है। ठीक है, सीवियर वेट लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की बात करें यहाँ पे तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो देखने को मिलता है यहाँ पे टीबी। क्या देखने को मिलता है? टीबी देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर मोस्ट कॉमन अगर बात करें यहाँ पे सॉरी माफ करिएगा तो बात करें यहाँ पे, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे HIV के अंदर CD4 जो सेल होती है उसका काउंट कितने से कम हो जाता है? तो यहाँ पे देखने को मिलता है 400 से कम, 400 सेल पर क्यूबिक mm से कम देखने को मिलता है, तो वो HIV पॉजिटिव कहलाता है। क्या मिलता है? HIV पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें आपसे पूछ ले कि बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है HIV का, तो बात करें अगर यहाँ पे एग्जाम पूछ ले आपको बेस्ट इंडिकेटर ऑफ HIV या एड्स, तो वो होता है CD4 सेल काउंट। क्या होता है? CD4 सेल काउंट। नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये वैल्यू भी इंपोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, नोट करते रहिएगा आप दोस्तों साथ में, ये वैल्यू भी इंपोर्टेंट है यहाँ पे और ये वाली वैल्यू भी बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अपन इसी के बारे में। एक यहाँ पे एक इश्यू ये नोट कर लीजिएगा आप दोस्तों, साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है ना, साथ में नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे कि एक होता है CD4 एंड CD8 रेशियो। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट होता है। सेकंड मोस्ट अगर पूछे आपको बेस्ट इंडिकेटर कि आपको अगर एग्जाम में CD4 काउंट ना देखे और वो पूछ ले कि CD4 रेशियो CD8 रेशियो अगर पूछ ले तो ये भी एक सेकंड मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है यहाँ पे HIV का। नॉर्मली अगर CD4 एंड CD8 रेशियो की बात करें तो वो होता है नॉर्मली 2:1 होता है। ये होता है नॉर्मल के अंदर। क्या होता है? नॉर्मल के अंदर। ठीक है, वहीं अगर बात करें HIV के अंदर ये हो जाता है 1:2। ये किसमें होता है? HIV एड्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, HIV एड्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत बात थी CD4 एंड CD8 रेशियो के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि CD4 सेल जो होती है
नोट करिएगा दोस्तों आप साथ में, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं आपको। ये एक एक लाइनों के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत ही काम के बनते हैं, तगड़े क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जब लाइनें आती है ना ऐसे, तो इससे किसी छपती रहेगा, ठीक है ना। तो आप नोट करते रहिएगा साथ में दोस्तों, जितना आप नोट करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, एक वर्ड आता है यहाँ पे, CD4 सेल लाइफ स्पान, वो होता है नॉर्मली 15 दिन। कितना होता है? 15 दिन हम लोग देखने को मिलता है। बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, बट इन केस ऑफ HIV CD4 सेल लाइफ स्पान इज लेस देन 5 डेज। कितना हो जाता है? 5 दिन से भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सब बताता है कि CD4 काउंट इंपोर्टेंट होता है, उसको 400 से कम वैल्यू सही बोल देते हैं। लेकिन ये वाली चीज जो बता रहा मैं आपको, CD4 का लाइफ स्पान जो होता है बहुत कम जने बता पाते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ पर। HIV के अंदर 5 दिन से कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन HIV की कुछ डायग्नोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी कंफर्म डायग्नोसिस के, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन HIV के बारे में। आपको 3-4 जो टेस्ट होते हैं वो बता देता हूं आपको मैं, कौन कौन से टेस्ट कहां कहां परफॉर्म करते हैं, बेस्ट और कंफर्म टेस्ट क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें अपन HIV की अगर बात करें तो इसका कंफर्म टेस्ट जो होता है, HIV कंफर्म टेस्ट जो होता है वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। 12 बचा गया क्वेश्चन है। दूसरी अगर बात करें HIV स्क्रीनिंग टेस्ट, क्या होता है? HIV स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो वो होता है एलाइजा। क्या होता है? ELISA, वो होता है एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों बहुत बार माफ करिएगा, एलाइजा की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ठीक है। ये एलाइजा की फुल फॉर्म होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसका, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसका। इसके बाद में बात करें, एक चीज बताता हूं आपको मैं, टीबी का जो कंफर्म टेस्ट होता है ना, टीबी की अगर कंफर्म टेस्ट की बात करें तो वो होता है स्पुटम कल्चर। क्या होता है? स्पुटम कल्चर, ठीक है। 2 सैंपल लेते हैं स्पुटम कल्चर के लिए, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आना चाहिए स्पुटम कल्चर, और एंटी पॉजिटिव आना चाहिए। अपन टीबी का ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो मोस्टली एक्स्ट्रा और स्पुटम कल्चर पॉजिटिव आना चाहिए, तो अपन टीबी का ट्रीटमेंट कर देते हैं। 2 सैंपल लेते हैं, एक तो इवनिंग के टाइम लेते हैं, एक अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, बिना किसी का ऐसी एंटीसीमम अपन सैंपल लेते हैं, ठीक है ना। बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की, टीबी के स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है टीबी का, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें अगर अपन, तो वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट मोन्टेक टेस्ट। क्या होता है? मोन्टेक टेस्ट। यहाँ पे 0.1 ml PPD यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 0.1 ml PPD आइडेड इंटरनल यूज करते हैं। 48 से लेके 72 आवर्स के अंदर रिजल्ट अपन देखते हैं, ठीक है। 48 से 5 नैनोमीटर डायमीटर से अगर कम है तो नेगेटिव है, 5 से लेके 8 तक सस्पेंड है, 10 से ज्यादा 5 से लेके 9 10 से ज्यादा आप लोग पॉजिटिव देखने को मिलता है टीबी, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा आप। HIV कंफर्म टेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो एलाइजा होता है, टीबी कंफर्म टेस्ट की बात करें तो वो होता है स्पुटम कल्चर। और अगर बात करें अपन स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है टीबी का, तो वो होता है एंटी मोन्टेक टेस्ट होता है। इसको परक्वेट टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि परक्वेट ने इसकी खोज करी थी, ठीक है ना। और बात करते हैं 0.1 ml PPD यूज करते हैं, परक्वेट प्यूरिटिव डेरिवेटिव यूज करते हैं, यहाँ पे इंटरनल यूज करते हैं, ठीक है। और 48 से 72 आवर्स के बाद रिजल्ट देखते हैं। 5 mm से अगर कम डायमीटर देखने को मिलता है नेगेटिव होता है, 5 से सस्पेक्टेड होता है, और 10 से ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलता है। इन केस ऑफ HIV के अंदर बात करेंगे HIV की, तो 5 से 9 भी पॉजिटिव मानना है वहां पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सिफिलिस होता है। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस पता नहीं, तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपको अच्छा रहेगा, यहाँ पे मजा आएगा टेस्ट पढ़ के, ठीक है ना। थोड़ा आगे टॉपिक बता देता हूं मैं आपको। एक होता है सिफिलिस। क्या होता है? सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस अगर इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो वो होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम। क्या होता है? ट्रिपेनोमा पैलिडम,
ठीक है, टी पे नंबर परिणाम होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होती है, एसटीडी के अंदर आती है डिजीज। ठीक है, अगर इसके कंफर्म टेस्ट की बात करें, दो टेस्ट होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है कंफर्म टेस्ट और एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, कंफर्म टेस्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो कंफर्म टेस्ट जो होता है बात करिएगा दोस्तों अगर यहाँ पे कंफर्म टेस्ट की इसकी बात करें सिफिलिस की, तो सिफिलिस का तो बात करें अगर कंफर्म टेस्ट की सिफिलिस की, तो वो होता है कंफर्म टेस्ट जो होता है एफटीए। क्या होता है? एफटीए टेस्ट होता है। अगर इसकी बात करें, उसके ऊपर ये भी बोलते हैं रैपिड प्लाज्मा रीगेन। ये टेस्ट भी इसका कंफर्म टेस्ट माना था, लेकिन अपन इंडिया के लिए एफटीए करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्रिपल नंबर ऑब्जर्वेशन टेस्ट करते हैं। स्क्रीन टेस्ट की बात करते हैं, वो होता है वीडीआरएल। क्या होता है? वीडीआरएल। वीडीआरएल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वेनरल, पूछी जाती है दोस्तों, बोलता है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरीज। ठीक है, इसका कंफर्म स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, एक टेस्ट होता है विडाल और एक होता है, अगर बात करें अपन तो विडाल टाइफाइड के टेस्ट की, टाइफाइड के अंदर कंफर्म टेस्ट क्या होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। ठीक है, अगर बात करें अपन टाइफाइड की, एंटेक फीवर जो अपन मैंने पढ़ाया था आपको पिछली बार, पिछले टॉपिक के अंदर, बात करें अगर टाइफाइड की, क्या बात करते हैं अपन? टाइफाइड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो होता है कंफर्म टेस्ट जो होता है वो होता है स्टूल कल्चर। क्या होता है? स्टूल कल्चर। ठीक है, और स्क्रीनिंग टेस्ट जो बात करें यहाँ पे अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो वो होता है विडाल टेस्ट। क्या होता है? विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट होता है। इसके बाद में अगर बात करें अपन, एक होता है स्किलिंग टेस्ट। क्या होता है? स्किलिंग टेस्ट होता है। ठीक है, एक होता है स्किलिंग टेस्ट, एक होता है सिक टेस्ट। क्या होता है? सिक टेस्ट होता है। क्या होता है? सिक टेस्ट होता है। एक होता है सेफ टेस्ट। ये चार तरह के टेस्ट होते हैं, तीन तरह के। एक होता है सेफ टेस्ट। ठीक है, सेफ टेस्ट अपन करते हैं टू मेजर पोटेंसी ऑफ कोल्ड ड्राई वैक्सीन, लाइक डीपीटी मान लीजिए आप। ठीक है, कोल्ड वैक्सीन की बात करें, फ्रीज ड्राई या कोल्ड ड्राई वैक्सीन की अपन बात करें। सिक टेस्ट जो अपन करते हैं फॉर डिप्थीरिया के लिए, बेला सिकलिक हो जाता है 1918 के अंदर इसको। ठीक है, फॉर डिप्थीरिया के लिए करते हैं। और सीलिंग टेस्ट करते हैं टू विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन मेजर करने की, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन मेजर के लिए। ठीक है, ये कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, ये कुछ टेस्ट होते हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। टेस्ट का भी अपन अलग से टॉपिक चालू करेंगे। टेस्ट जो शायद मेडिकल लाइन में जितने भी जो इंपोर्टेंट टेस्ट होते हैं वो मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा, 3 से 4 2 से 3 दिन के अंदर पूरा टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेंगे टेस्ट के लिए भी। ठीक है ना, ये थोड़ा नॉलेज बढ़ा देंगे आपको। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे कि एचआईवी के अपन ने कंफर्म टेस्ट की बात करी थी। ठीक है, एचआईवी का कंफर्म टेस्ट जो अपन ने करा था वो बात करी थी अपन ने वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है। वही अगर बात करें बच्चों के अंदर कि एचआईवी कंफर्म इन चिल्ड्रन बाई एचआईवी कंफर्म इन चाइल्ड बाई, तो उसको अपन बोलते हैं P24 ऐसे। क्या होता है? P24 ऐसे टेस्ट होता है, एक P24 ऐसे टेस्ट होता है, ये देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। ठीक है, ये आपका सेलुलर 30 सेल इम्यूनिटी कंप्लीट हुआ। अब दूसरी अगर बात करें यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनिटी की बात करें अगर, अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि इन केस ऑफ एचआईवी, वो पूछा गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप दोस्तों। ठीक है ना, आगे बताता हूं आपको मैं, इन केस ऑफ एचआईवी विच टाइप इम्यूनिटी या डिफेंस मैकेनिज्म शो। अगर बात करें कि एचआईवी के केस में हमें कौन सी इम्यूनिटी देखने को मिलती है, कौन सी इम्यूनिटी शो होती है, तो यहाँ पे जो शो होती है वो होती है टी सेल या सेलुलर इम्यूनिटी। आप मान लीजिए इसको बोलते हैं अपन सेलुलर
डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है या इम्यूनिटी यहाँ पे सप्रेस होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन इसी के क्रम में बच्चों कि आगे जो अपन बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे अपन ह्यूमरल इम्यूनिटी की। दूसरी इम्यूनिटी मैंने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरा अगर टाइप पढ़ा डिफेंस मैकेनिज्म का, वो पढ़ा था अपन ने ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या पढ़ी थी? ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म, ह्यूमरल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अगर इसकी बात करें, मैंने अदर नेम बताई थी आपको इसको, कि सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, सेकंड लाइन बोलते हैं, बीटा बी सेल डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे जो काम करती है वो करती है बी सेल। क्या काम करती है यहाँ पे? बी सेल यहाँ पे काम करती है, बी सेल जो काम करती है यहाँ पे। तो ये क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती है। क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती है, प्रोडक्शन, बट ऑर्डर बाय टी लिम्फोसाइट। क्या काम करती है? टी सेल, टी लिम्फोसाइट सेल के ऑर्डर पे काम करती है। ठीक है ना, टी लिम्फोसाइट सेल के ऑर्डर पे ये काम करती है। और अगर बात करें कि ये प्रोडक्शन प्रोडक्ट क्या होती है, बी सेल जो होती है, प्रोडक्शन क्या होता है इसका, बी सेल का? तो वो होता है बोन मैरो के अंदर। क्या होता है? बोन मैरो के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। वहीं बात करें इसके डेवलपमेंट की या मैच्योरेशन की, डेवलप या मैच्योरेशन की अगर बात करें अपन अलग से कि ये मैच्योरेशन कहां होती है, इसे ये भी वही होती है केवल बोन मैरो के अंदर ही। ठीक है, बोन मैरो के अंदर मैच्योरेशन होती है। बोन मैरो की अगर बात करें तो बोन मैरो के अंदर जो होता है दो बोन मैरो पाया जाता है। रेड बोन मैरो क्या होता है? रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। ठीक है, येलो बोन मैरो। दोनों जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एज के अंदर हेमेटोपोइसिस का काम करते हैं। हेमेटोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मिंग सेल्स यहाँ पे बनती है। बात करें यहाँ पे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह सारी यहाँ पे सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, और बी सेल भी अपने को यही देखने को मिलती है। कहाँ पे? बोन मैरो के अंदर बी सेल भी यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्लाज्मा प्रोटीन की। ठीक है, एक चीजें पूछ जाती है, देख लीजिए, ह्यूमरल के अंदर बी सेल एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, बट ऑर्डर जो मतलब बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट सेल होती है, टी सेल जो होती है उसको ऑर्डर देती है कि आप बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करें बाई बीटा सेल के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। बोन मैरो का प्रोडक्शन होता है और डेवलपमेंट या मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो के दो तरह के होते हैं, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो अलग अलग डिफरेंट हिमोपोटिस का काम करते हैं, मतलब ब्लड बनाने का काम करते हैं, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन काम करते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बी सेल सभी यही बनती है। कहां पे? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब तो एक बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। क्या बात करेंगे अपन? प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अगर बात करते हैं लीवर में बनते हैं, कहां बनते हैं? लीवर के अंदर फॉर्मेशन होता है। बात करें तीन तरह के होते हैं, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो बॉडी को क्या करता है? मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। क्या काम करता है बॉडी के अंदर? मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। क्या काम करता है? मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, बॉडी के अंदर मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर का काम करता है। दूसरी अगर बात करें, दूसरा होता है ग्लोबुलिन। क्या होता है? ग्लोबुलिन। ये करता है हेल्प इन इम्यूनिटी। किसके अंदर हेल्प करता है? हेल्प इन इम्यूनिटी। तो गामा ग्लोबुलिन होता है ना, जो आईजीए होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो बनते हैं वो ग्लोबुलिन से बनते हैं। ये क्या करता है? ये क्या करता है कि आईजीए, ठीक है, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी वगैरह सारे, ई और डी वगैरह सारे ये प्रोड्यूस का काम करता है। तीसरा जो होता है वो होता है फिब्रिनोजन। क्या होता है? फिब्रिनोजन। ये करता है हेल्प इन क्लॉटिंग के अंदर। क्या काम करता है? हेल्प इन क्लॉटिंग। ठीक है, तो तीन तरह के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये मोस्ट एविडेंट अमाउंट होता है, मोस्ट एविडेंट इन अमाउंट, तो सबसे ज्यादा जो होता है
वो एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, बॉडी के सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात करें, पैदा प्रोटीन की सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम होता है। ग्लोबुलिन की बात करें तो हेल्प इन इम्यूनिटी के अंदर वो करता है, कैसे करता है, इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है, आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन बी, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन डी का काम करता है। और फिरोजिन जो होता है वो हेल्प इन क्लोटिंग का काम करता है। ठीक है ना, ये इसके अंदर काम करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इम्यूनिटी का बहुत मैच्योर रोल दिखाता है। ठीक है ना, इसके बाद में बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे जो लिम्फेटिक ऑर्गन जो होते हैं ना वो इम्यूनिटी के बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लिम्फेटिक सिस्टम की। क्या बात करेंगे अपन लिम्फेटिक सिस्टम की? लिम्फेटिक सिस्टम अगर इसको हिंदी में बोलते तो इसको बोलते हैं लसीकीय तंत्र। क्या बोलते हैं? लसीकीय तंत्र इसको बोलते हैं। नाम बहुत अजीब है दोस्तों, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। अगर मेडिकल लाइन में आए हो तो आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना, एक मिनट दोस्तों टाइम दीजिएगा, थोड़ा माफ करिएगा यार, ये मार्कर का नीचे गिर गया है। ठीक है, अब बात करते हैं लसीकीय तंत्र की। अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो चीज होती है लिम्फ नोड, क्या होता है? लिम्फ नोड। हर ऑर्गन के पास, हर वेसल्स के पास लिम्फ नोड होती है। जैसे ब्लड वेसल्स फैली हुई है ना, जैसे लिम्फ वेसल्स फैली है तो लिम्फ सर्कुलेट होता है। लिम्फ, अगर लिम्फ नोड की अगर बात करें तो इट इज फंक्शनल एंड फंडामेंटल। क्या होती है? फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की फंडामेंटल और फंक्शनल की बात करते हैं, लिम्फ नोड होती है। और लिम्फ नोड जो काम करती है ना, यहाँ पे लिम्फ नोड का जो काम होता है, लिम्फ नोड जो काम करती है, लिम्फ नोड फंक्शंस की बात करें अगर, तो फंक्शन जो करती है वो करती है ब्लड फिल्ट्रेशन का। क्या काम करती है? ब्लड फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड के टॉक्सिन को बाहर निकालती है। ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। ब्लड फिल्ट्रेशन के अलावा एक काम इसका और होता है, ऑर्गन एक काम और होता है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैप्चर या बाइंड करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैप्चर एंड बाइंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को भी ये रोकती है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया लिम्फ नोड का। ठीक है, लिम्फ नोड जैसे किडनी की, जो जैसे किडनी की अगर बात करें तो स्टेल फंक्शन की वो नेफ्रॉन होता है। वैसे अगर बात करें नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो वो होता है यहाँ पे लिम्फ नोड जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम की फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लिम्फ ऑर्गन की। दो तरह के लिम्फ ऑर्गन पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। ठीक है, दो तरह के लिम्फ ऑर्गन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा टाइम दीजिएगा। लिम्फ ऑर्गन दो तरह के, अब बात करें यहाँ पे कि दो तरह के लिम्फ ऑर्गन आपको देखने को मिलता है। एक तो मिलता है पहला स्प्लीन। क्या मिलता है? स्प्लीन। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा मार्कर धोखा दे रहा है अपने को। रात को 2 बजे कहां से मार्कर लाऊं मैं? एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्प्लीन की। स्प्लीन जो होता है, अगर बात करें स्प्लीन की, तो एक लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। क्या होता है? लिम्फेटिक ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, स्प्लीन की अगर बात करें तो स्प्लीन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन, आरबीसी का स्टोरेज होता है। आरबीसी स्टोरेज होती है। सो इट कॉल्ड ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड बैंक अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक यहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे एक सेल्स होती है। यहाँ पे अगर बात करें तो लार्जेस्ट जो होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। क्या होता है? बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ये भी नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर दोस्तों कि बॉडी के अंदर लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा होता है? तो वो होता है स्प्लीन ही होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटो फ्लोसेंट सेल्स पाई जाती हैं जो इट वर्क एज फेगोसाइटिस। क्या करती है? वर्क एज फेगोसाइटोसिस। जैसे लीवर की जो फेगोसाइटिक सेल होती है वो कोफर सेल होती है, जैसे यहाँ पे ऑटोफ्लोरेसेंट सेल्स पाई जाती है वो फेगोसाइटिस का काम करती है। सो इट कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या करती है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
ठीक है, आरबीसी का ग्रेवाइट भी अपन इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। स्प्लीन की अगर बात हो तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, आरबीसी स्टोर करता है तो ब्लड बैंक, बॉडी का ब्लड बैंक स्प्लीन को बोलते हैं। और ग्रेवाइट और आरबीसी इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ऑटोफ्लोरेसेंट सेल पाई जाती है जो अपने ही सेल्स को डैमेज कर जाती है, इनको खा जाती है, भक्षण कर जाती है। तो इसीलिए अपन इसको ग्रेवाइट और आरबीसी अपन यहाँ पे इसको नाम दिया गया है, ग्रेवाइट और अपन आरबीसी नाम इसको अपन देते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपन, यहीं पे इधर तो यहाँ पे दो पल्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो पल्प पाए जाते हैं। अगर स्प्लीन की बात करते हैं कटोरी स्प्लीन को रखते हैं, बताता हूँ इसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट से बताता हूँ आपको। यहाँ पे दो पल्प पाए जाते हैं, एक तो होता है रेड बल्ब। क्या होता है? रेड बल्ब होता है। क्या होता है? रेड बल्ब होता है। एक होता है व्हाइट बल्ब। इट रिलेटेड टू आरबीसी, रेड आर फॉर आरबीसी। ठीक है। और इट रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी। क्या होती है? डब्ल्यू फॉर व्हाइट, डब्ल्यू फॉर डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे स्प्लीन में देखने को मिलता है। ठीक है। एक चीज बताता हूँ आपको दोस्तों में स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन जो होता है यहाँ पे आरबीसी का डेस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पे आरबीसी का डेस्ट्रक्शन होता है। आरबीसी का डेस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे। क्या होता है? आरबीसी का डेस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। आरबीसी डेस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पे जो बनती है, यहाँ पे जो आरबीसी डेस्ट्रक्शन बनती है वो बनता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, या इसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो मैं बता देता हूँ स्प्लीन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता है स्प्लीन अगर आरबीसी डेस्ट्रक्शन होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनेगा। ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो जाता है लीवर के अंदर, वो जाएगा लीवर के अंदर किसके थ्रू? स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू जाएगा। ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू जाता है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ पे एक एग्जाम होता है G6PD। क्या एग्जाम होता है? G6PD, जो इस अनकॉन्जुगेटेड को बदल देता है। किसमें बदल देता है? कंजुगेटेड के अंदर। किसके अंदर बदल देता है? कंजुगेटेड के अंदर, कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। इसी को बोलते हैं अपन डायरेक्ट बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है। ये डायरेक्ट बिलिरुबिन हो गया। और यहाँ पे बिलिरुबिन हो गया, यहाँ पे बाइल वगैरह प्रोटेक्शन होगा तो बिलिरुबिन और बाइल वगैरह यहाँ पे बाइल बन जाएगा। और यहाँ पे जो होती है दो वेन निकलती है, एक तो लिखी है राइट हेपेटिक आर्टरी, लिखी है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। ठीक है। ये यहाँ से निकलेगी, दोनों मिलेगी, यहाँ पे गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर से सिस्टोल निकलेगी, तीनों मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आगे मिलकर पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलेगी, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रोलानी डक्ट बोलते हैं। एसएससी मेन पैनक्रियाटिक को बोलते हैं, सेंट्रोलानी डक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे ये जाके D2 पार्ट के दुनिया के अंदर एम्पुला बेटर के अंदर खुल जाएगी। ठीक है। पूरा पढ़ाऊंगा आपको, डाइजेस्टिव पढ़ाऊंगा मैं आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा आपको खोल कर देना स्प्लीन को। ठीक है ना। तो अब ये मैंने इसलिए बताया आपको कि अपन LFT एक जांच होती है, LFT क्या कराते हैं? अपन LFT कराते हैं। वहां पर अपन देखते हैं कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल की बात करते हैं। डायरेक्ट जो अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट का डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है, क्या बढ़ा हुआ है? डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? लीवर के अंदर है। ठीक है। और मान लीजिए इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ तो प्रॉब्लम क्या है? स्प्लीन के अंदर, लीवर एकदम ओके, स्प्लीन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मतलब स्प्लीन के आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ फेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा आप दोस्तों, लिखना चाहो तो बाकी में पढ़ाऊंगा, वो डीप पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक आपको। और ठीक है ना, देख लीजिएगा। अभी मैंने इसलिए बताया कि LFT अपन जो करवाते हैं ना, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, वहां पे लेवल देखते हैं जब जॉन्डिस होता है तो अपने को डायरेक्ट बिलिरुबिन का, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और टोटल बिलिरुबिन का। ठीक है। अगर अपने को देखो मिलता है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और टोटल और डायरेक्ट नॉर्मल आ रहा है, ठीक है ना, तो अपन देखते हैं वहां पे डॉक्टर एक डायग्नोसिस करता है कि इसका लीवर एकदम ओके, लीवर में कोई दिक्कत नहीं है, इसके स्प्लीन में दिक्कत आ रही है, लिम्फेटिक ऑर्गन में दिक्कत आ रही है स्प्लीन के अंदर, इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए अपन को इनडायरेक्ट किया अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखने को बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। वही अगर बात करें डायरेक्ट की, डायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है अगर वो बढ़ता है तो अपने को देखने को मिलता है कि लीवर में दिक्कत है, लीवर में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। लीवर से दो आर्टरी निकलती है, राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी निकलती है, जो सिस्टिक आर्टरी जो होती है उसके टच में आके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ठीक है ना, CVD बनाती है। ठीक है। ये तो हो गया आपका एक ऑर्गन स्प्लीन हो गया। दूसरी ऑर्गन की बात करें, दूसरा जो ऑर्गन होता है थाइमस ग्लैंड। क्या होती है? थाइमस ग्लैंड। ये भी एक लिम्फेटिक ऑर्गन होती है। ठीक है। अगर बात करें ये क्या करती है कि मैच्योरेशन, इसका एक ही काम होता है मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, टी सेल का ये मैच्योरेशन करती है। ठीक है। ये टी सेल का मैच्योरेशन अपने को देखने को मिलता है। ठीक है ना।
ये आपका कंप्लीट हुआ डिफेंस मैकेनिज्म। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बार बार बच्चों के, एक क्वेश्चन होता है कि फास्टेस्ट रूट ऑफ ट्रांसफर डिजीज टू अनदर ऑर्गन। तो यहां पे बात करते हैं अनदर ऑर्गन की, तो वहां पे जो रूट होता है वो होता है लिम्फेटो ऑर्गन रूट। क्या होता है? लिम्फेटो ऑर्गन रूट। मतलब ब्लड से भी फास्ट जो डिजीज फैलती है तो वो फैलती है लिम्फ के द्वारा, ठीक है ना, लिम्फ के द्वारा फैलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक बार होता है लिम्फेनो एडिनोपैथी जो होता है एक्सेसिव माइक्रोरिज्म वर्ड होता है, यहाँ पे बात करें अगर तो मैं देता हूं आपको मैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ एक होता है लिम्फेनो एडिनोपैथी, कॉमन बच्चों को तो देखने को मिलता है, बहुत सारे बच्चों को देखने को मिलता है, या फिर देखने को मिलेगा हम लोग HIV एड्स वाले पेशेंट के अंदर लिम्फेनो एडिनोपैथी, मतलब लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग। इसका मतलब क्या होता है? लिम्फ नोड इन्फ्लाम मान लीजिए आप, ठीक है। ये देखने को मिलता है जब बॉडी के अंदर एक्सेसिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर एंड मल्टीप्लेक्शन। सो lymph node increase mature of T cells and it result inflammation of lymph node। ये मतलब कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है बहुत हेवी अमाउंट में बच्चे टीबी के अंदर होता है, जैसे होता है लिम्फेनो एडिनोपैथी देखने को मिलती है, पेरी अम्बिलिकल देखने को मिलती है अपने को, ठीक है ना। तो वहां पे अगर बात करें पेरी अम्बिलिकल की, तो पेरी अम्बिलिकल रीजन के अंदर लिम्फ नोड जो होती है स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारे गुच्छे बन जाते हैं लिम्फ नोड के, ठीक है ना। तो वहां पे भी देखने को मिलती है पेरी अम्बिलिकल रीजन के अंदर भी, ठीक है। तो उसका वो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है, वहां पर ग्रोथ कर जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो वहां पे देखने को मिलता है लिम्फेनो एडिनोपैथी देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं अपन आज के टॉपिक यही समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों टॉपिक। कोई आपको दिक्कत आई है पढ़ने के अंदर तो प्लीज मुझे बताइए, ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। और प्लीज एक बात कहना चाहूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई फालतू की बातें ना करें। एक स्टडी एजुकेशन पॉइंट बनाया मैंने वो उस ग्रुप को, तो प्लीज कोई स्टडी मटेरियल टाइप में या कोई इन्फॉर्मेटिव जो कोई वैकेंसी के बारे में वही चीजें शेयर करें प्लीज दोस्तों, थोड़ा साथ दे, थोड़ा कोऑपरेट करें दोस्तों इस चीज के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने मेरे कभी मित्र को बोल दिया एक बार कि यार इस चीज में उसने ग्रुप लेफ्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर जो बंदा अगर चीज समझ नहीं पा रहा तो वो ग्रुप से दूर रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि एक जो होती है ना खराब मछली वो पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो वो वाली चीजें यहाँ पे दूर रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं धमाकेदार टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नॉर्मली क्या होता है कोई कभी जो होता है ना, कोई वो तो कहता है हंसते रहिए हंसाते रहिए, लेकिन अपने क्या करेंगे कि टीचर जो लोग होता है उसको कहना चाहिए पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए, ठीक है ना। कभी हंसने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, दिन में 1 घंटा हंस सकते हैं आप, उसे मत हंसो, पढ़ने में ध्यान दीजिए। 8 से 10 घंटे स्टडी करते रहिए। डेफिनेटली 2023 दिसंबर का एम्स आपको क्लियर करा दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जो साथ दे रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद है, जो छोटे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।